हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार पाल आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इंटरफेरेंस, हिंदी में इसको व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण समझेंगे हम लोग प्रीवियस क्लासेज में व्यतिकरण पढ़ चुके हैं हल्का फुल्का। आज थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा एबव होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंटरफेरेंस के लिए जो पहली कंडीशन बनती है कि सोर्स का कोहेरेंट होना मस्ट है। कोहेरेंट क्या होते हैं? कोहेरेंट का मतलब होता है कला संबद्ध और इनकोहेरेंट का मतलब होता है कला असंबद्ध। तो पहले तो समझते हैं कि कला क्या होता है, फेज क्या होता है। अगर कोई पार्टिकल मोशन करता है, जैसे मान लीजिए पानी में पत्थर हम डालते हैं, तो पानी के जो पार्टिकल होते हैं वो इस तरीके से मोशन करते हैं, यानी कि अप एंड डाउन मोशन करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस पार्टिकल की पानी के पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो उसकी फेज कहलाएगा, यानी उसकी कला कहलाएगी। तो किसी भी सोर्स के लिए अगर उसका फेज डिफरेंस टाइम के साथ अगर कांस्टेंट है, यानी दो लाइट वेव है, मान लीजिए दो सोर्स से आ रही हैं, और अगर उन सोर्सों का जो फेज डिफरेंस है, यानी कि जो कला का अंतर है, अगर वो कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो सोर्स जो है कोहेरेंट सोर्स है। और अगर दोनों सोर्सेस का फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो कला संबद्ध हैं, यानी कि इनकोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे। तो कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स दोस्तों समझ में आ गया होगा। हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं हम लोग। देखते हैं जरा कैसे करेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई दो वेव्स हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो वेव्स हैं इस तरीके से। एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर इंटरफेरेंस, let us consider there are two waves. Let consider there are two waves हैं, तो उनके जो डिस्प्लेसमेंट होंगे y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ये हम कंसीडर कर रहे हैं, सॉरी a sin ओमेगा t। जो दूसरी वेव है उसके लिए हमने मान लेते हैं कि हमारा एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है और फेज भी चेंज हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो हमने मान लेते हैं b sin ओमेगा t प्लस 5, ये हमने कंसीडर कर लिया। दो इक्वेशंस हैं। अब ये समझिए, ये जो साइन का टर्म लिखा हुआ है, ये बेटा ये वेव इक्वेशन होती है, और इस वेव इक्वेशन में साइन के टर्म को अगर छोड़ दें तो बाकी जो बचता है वो एम्पलीट्यूड होता है। ये दूसरी वेव है, दूसरी वेव और पहली वेव में ये फेज डिफरेंस है फाई का, और एम्पलीट्यूड भी दोनों का अलग है। पहली वेव का एम्पलीट्यूड है ए और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है बी। तो अब इसमें देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, कैपिटल Y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। जरा वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस 5
अब देखिए जरा, इसमें कोई फार्मूला लग सकता है, क्या लग सकता है? साइन ए प्लस बी का फार्मूला लग सकता है इसमें। इसको हम उससे ओपन कर लेंगे। ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये हमारा एक स्टेप हमने इसको सॉल्व कर लिया है। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा हुआ है और इसको हमने उसकी सहायता से ओपन कर लिया है। अब इस मान लेते हैं हम बी का इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराना है हमको, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बी दोनों तरफ आ जाएगा, दोनों ही टर्म में इस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखते हैं बच्चों कि इसमें देखिए, इस इक्वेशन में साइन ओमेगा टी इसमें है, साइन ओमेगा टी इसमें है, तो इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। अगर साइन ओमेगा टी कॉमन करते हैं, साइन ओमेगा टी कॉमन किया हमने, तो हमको मिला ए प्लस बी कॉस फाई प्लस यहाँ पे मिल जाएगा बी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। आ रहा होगा समझ में, आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें हमने इस इक्वेशन में साइन ओमेगा टी को कॉमन कर लिया है, साइन ओमेगा टी को कॉमन कर लिया है, और जो नेक्स्ट टर्म बचा है हमारे पास, ये वाला टर्म बचा है, इसमें से हम लोग कॉस ओमेगा टी को बाहर कर लेंगे। जब हम लोग कॉस ओमेगा टी को बाहर कर लेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा हमको। साइन ओमेगा टी ए प्लस बी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी हम लोगों ने ले लिया, अंदर क्या मिलेगा? बी साइन फाई मिल जाएगा। अब हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इस टर्म को हम कंसीडर कर लेते हैं एक और थीटा के बराबर। लेट ए प्लस बी कॉस फाई इज इक्वल टू, हमने कंसीडर कर लिया ए कॉस थीटा। सिमिलरली इस टर्म को भी हम मान लेंगे कुछ, क्या मान लेंगे? हमने मान लिया बी साइन फाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब हमें क्या करना है कि ये वैल्यू को उठा करके उसमें रिप्लेस कर देना है। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, कुछ भी मान लेते हैं इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखते हैं जरा क्या मिलेगा हमको। तो देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इसकी जगह हम लोगों ने रखा है ए कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी, और इसकी जगह हम लोगों ने रखा है ए साइन थीटा। अब अगर ध्यान से देखें, ए अगर हमने कॉमन कर लिया तो अब ये जो इक्वेशन बन रही है कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा बन रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब देखिए ये जो इक्वेशन बन के आई है, ये इक्वेशन सेम उसी तरीके से बन के आई है जो हमने कंसीडर कर, जो हमने इक्वेशन को कंसीडर किया था।
y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हम लोगों ने कंसीडर किया था। बिल्कुल ये इक्वेशन सेम उसी तरीके से बन के आई है। अब इस इक्वेशन में जो कैपिटल ए है इसको हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको। आ रहा होगा सभी लोगों को समझ में? ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में जो कैपिटल ए है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब इसके बाद हमारा जो स्टेप होगा, निकालना होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने कंसीडर करी है, इन इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको फाइंड आउट हो जाएगा। यही हमको निकालना है। तो करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन। इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, ए एंड बी। तो अब इसको आप स्क्वायर कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव। हमने इसका बेटा स्क्वायर कर लिया। अब इसका स्क्वायर करके जोड़ना है तो देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करके ऐड करना है हमको। तो स्क्वायर करेंगे, आप ऐड करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर तो हो जाए कॉमन, अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये टर्म और ये टर्म जब अगर इनको जोड़ देंगे तो यहाँ भी ये 1 हो जाएगा, यानी मिल जाएगा हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन बच्चों देखो हमें मिल गई। यहाँ पे देखिए ये ए क्या था, फर्स्ट जो वेव थी उसका एम्पलीट्यूड था, और जो बी जो था ये सेकंड वेव थी उसका एम्पलीट्यूड था। और हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता जो होती है एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए बच्चों, इसी पे हमें इसी से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलेगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना निकलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को हम स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जो इक्वेशन हमने बनाई थी ए और बी दोनों के स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तो देखिए मिलेगा हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव प्लस उसको हम जोड़ रहे हैं तो सेकंड नंबर जो इक्वेशन थी बी स्क्वायर साइन फाइव, तो देखते हैं क्या मिलेगा। ए स्क्वायर, देखिए ये तो 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी कॉस फाइव। अब ए स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम जब होगा जब cos फाइव की वैल्यू 1 होगी। cos फाइव की वैल्यू 1 कब होगी,
0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, इन सब पे cos फाई की वैल्यू 1 होगी। सॉरी, पाई लिख दिया मैंने। 0 पे होगी, 2 पाई पे होगी, 4 पाई पे होगी एंड सो ऑन। इन सब पे cos फाई की वैल्यू 1 होगी। तो जब cos फाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखते हैं हमको क्या मिलेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि ए इक्वल टू मिल जाएगा ए प्लस बी। ये बेटा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया। इसी तरीके से हम मिनिमम के लिए निकालते हैं। फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए निकालते हैं तो cos फाई की वैल्यू मिनिमम होती है -1, और ये कब होती है, जब फाई इक्वल टू पाई होता है, 3 पाई होता है, 5 पाई होता है। ये सारी कंडीशंस पे cos फाई की वैल्यू -1 होती है। अब जब हम ये सब रखेंगे तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा। ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि आपको मिल जाएगा ए इक्वल टू ए डिफरेंस बी। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे तो a माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है, सिंपली a माइनस बी लिखा जा सकता है। तो बेटा हमने इसलिए ऐसा लिख दिया है कि मान लीजिए कि जो सेकंड वेव है अगर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है देन आप क्या करेंगे, और एम्पलीट्यूड कभी माइनस में नहीं आ सकता, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिफरेंस लगा दिया है कि मतलब जो बड़ा होगा उससे हम माइनस कर लेंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने डिफरेंस लगाया हुआ है। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं इंटरफेरेंस का। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।